आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि मॉडल पेपर आपका चलेगा जो कि आपका सन 2016 का है। ठीक है, तो हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि इस वीडियो में कराया जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 का है क्या, कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है कि एक वृत्त है, देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ बना देता हूँ। यह एक वृत्त हो गया जो इसका यह केंद्र है, इस केंद्र से जीवा हो गई, इस केंद्र से कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई, ये पूरी जीवा की लंबाई कितने की है, 24 की है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है, पूरा 24 का है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये जीवा जो है केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5। अब देखिएगा, जब हम लोग जीवा पर केंद्र से हम लोग लंब डालते हैं तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। ये तो आपको आप पढ़े हैं ना, ये 12 का हो जाएगा, ये भी कितने का होगा, 12 का। लेकिन आगे क्या कह रहा है, कह रहे कि उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब यही वृत्त का केंद्र है, अब कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब ये इतना 5 हुआ और ये 12, पूरा 12 कह रहा है ना, तो 5 और ये इतना दूरी आपको कितना हो जाएगा, 7, तभी ना 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। और कह रहा है कि दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस जीवा की कह रहा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, सॉरी इस जीवा की, इस पूरे जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो आपका त्रिभुज बना है, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज इससे इसको मिला देंगे तो ये जो आपका त्रिभुज बना है ये तो आपका 90 डिग्री का है ना, तो ये लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो आसानी से कर्ण निकाल सकते हैं। तो यानी कि कर्ण बराबर का होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यानी कि कर्ण हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, आप प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, तो यह हो जाएगा 5 4 9 हुआ, 4 2 6 हुआ, और यह हो गया 100 कितना हुआ, 69 हुआ। ठीक है, 100 कितना हुआ, 69। अब तो ये ठीक है ना, 169 तो हो गया। अब 169 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 169 का वर्गमूल कितना होता है, यही ना है, कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और 169 का वर्गमूल 13, तो यह आपका हो गया 13। और जब हाई त्रिज्या जब ये 13 हो गई तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी कितने का हो जाएगा, 13 का। ये पूरा त्रिज्या 13 का होगा कि नहीं होगा। और जब हाई त्रिज्या 13 का हो गया, हाई लंब पूरा हाई कितने का हो गया, 12 का। हाई तो पूरा ये केंद्र से दूरी 12 की है ना, तो अब हो गया ये कर्ण 13 हो गया, लंब 12 हो गया, तो आधार निकाल दीजिए। तो आधार बराबर होता है कर्ण में कर्ण का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस लंब का स्क्वायर 144, तो यह बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, यह हो जाएगा, घटेगा तो 9 में से आपका 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटा 5 हो गया, हाई हो गया कितना 1, हाई हो गया कितना, ये गड़बड़ हो रहा है, 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, और 6 में से ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5। तो हाई इतना 5 का है, तो ये भी इतना कितने का होगा, 5 का होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है, क्योंकि केंद्र से ना हम लोग लंब डाल रहे हैं। तो हाई 5 कितने का हो गया, 10 का हो गया। तो यानी कि जो है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो दूसरी जीवा है आपकी हो जाएगी कितना सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है पहले का आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण आपका दे रखा है। बहुत सिंपल सवाल। चलिए कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण दिया है, इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक ना। एक रेखा का समीकरण दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों। हाँ, तो क्या दिया है, कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण दिया है 4x - 3y प्लस कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है कि x अक्ष को a पर काटती है तो a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब कोई भी रेखा x अक्ष को काटती है ना तो y अक्ष का मान कितना होता है, 0।
जब कोई रेखा x अक्ष को काटती है तो y बराबर कितना 0 और y का मान इसमें पुट कर दीजिए तो 4x प्लस 4x और ये माइनस है ना तो y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा बराबर कितना हुआ 0। तो यानी कि 4x बराबर हो जाएगा -12 और 4 3 ये 12 यानी कि x बराबर हो जाएगा -3। जब x का मान हम लोग 0 रखें तो सॉरी y का मान 0 रखा गया तो x का मान कितना है 3। यानी कि जब x अक्ष को काटती है तो y अक्ष का मान 0 रखेंगे और जब y अक्ष को काटेगी तो x अक्ष का मान कितना रखेंगे 0। तो मेरे प्रिय छात्रों आपका बिंदु मिल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है, यह रहा का आंसर। समझ में तो आया दो क्वेश्चनों का सलूशन ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला कह रहा है क्या, तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए तीसरा नंबर आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि तीसरा नंबर जो है प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 का 0 पावर गुणे 25 है का पावर है -3/2 और माइनस है 5 का घात -3। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, तीसरा नंबर है। अब किसी का भी घात 0 होता है तो 1 होता है ना, तो हाई 0 है घात इसका तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना ही हो जाएगा। अब 25 है तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और गुणे -3/2 है, 2 से 2 कट गया, -5 का पावर 3। अब ये देखिएगा 5 का पावर -3 -5 का पावर -3 दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस में है, यह कट करके कितना हो जाएगा 0 हो गया। समझ में आया ना। चलिए यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर तीसरे का डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, डी। बहुत ही अच्छी तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। अगला बढ़िएगा भाई, 4 नंबर देखिएगा। अगला है कितना नंबर, 4 नंबर। तो यहां पर समझिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो रेखाएं जिनके समीकरण आपके दिए गए, दो रेखाओं का समीकरण दिया गया है। कह रहा है कि पहली रेखा है 3x - 2y बराबर कितना है 5 है, और दूसरा समीकरण दिया है क्या मेरे भाई, आपका दिया है 2x + ky आप प्लस कितना 7 बराबर कितना है 0। और कह रहा है कि एक दूसरे के लंबवत हैं, और दो समीकरण दिए हो ना, तो एक दूसरे के लंबवत कब होता है, जब आपका m1 और गुणे m2 का मान -1 के बराबर होता है तो वो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और लंबवत दे रखा है तो यानी कि m1 और m2 का गुणा करेंगे तो ले लेंगे कितने के बराबर, -1 के बराबर। चलिए बहुत ही सिंपल है। अब जरा इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 3x - 2y - 5 बराबर क्या होता है 0। अब देखिएगा m बराबर होता है ना, प्रवणता चाहिए ना, तो प्रवणता m बराबर क्या होता है, होता है फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा में आपका होता है y का क्या गुणांक। ये आपका फार्मूला है, बस इसी पर रख दीजिए। तो m बराबर हो गया ना, तो m1 निकालना है पहले समीकरण के लिए, m1 बराबर -x का गुणांक कितना है 3, आप बाटा में ले लीजिए, होगा ना, बाटा में हो जाएगा, माइनस तो हो गया x का गुणांक 3 हो गया, अब बाटा में y का गुणांक कितना हो गया -2, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि m1 बराबर 3/2 मिल गया। तो m1 का मान कितना मिल गया 3/2। अब जरा इसमें आ जाइए, फिर वही m2 बराबर हो जाएगा माइनस में x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक 2 है और y का गुणांक कितना है k। समझ में आया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से m1 का मान रख दीजिए 3/2 और गुणे m2 का मान रख दीजिए -2/k, 3 2 से 2 कट गया, अब बराबर -1 तो माइनस से माइनस भी कट गया, 3/k बराबर 1 हो गया, 3 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, k बराबर कितना हो गया 3। के बराबर कितना हुआ मेरे प्रिय छात्रों 3। तो जब हम लोग सॉल्यूशन किए हैं 4 नंबर का तो k का मान कितना आया है 3 आया है, यानी कि 4 नंबर में लंबवत दिया था, k का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी कि चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ए करेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ना। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न में, कि 5 नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो, नहीं तो दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके बाद 5 नंबर पे।
तो चलिए 5 नंबर का सॉल्यूशन जरा हम दिखा देते हैं कि 5 नंबर का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। यह है आपका 5वां नंबर। तो जरा देखिएगा प्रश्न नंबर 5वां है, करें कि एक चतुर्भुज ABC डी के बिंदु ए एवं सी के निर्देशांक 3, 6 और जो है कि 1, -1 और 2 है, यानी कि एक कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यह आपका एक क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया, ये डी। कह रहा है कि यह जो है ए एवं सी के निर्देशांक, यानी ए के निर्देशांक 3, 6 है और सी का निर्देशांक है -1 और कितना है, जो है कि आपका 2, ये ना दे रखा है। और ये कह रहे BD का निर्देशांक, BD का समीकरण B और D, यानी कि इसका जो है कि आपको समीकरण बताना है कितना होगा। BD का समीकरण निकालना है ना। देखिए तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस तरह से जो रेखा खींचते हैं, इस तरह से जब रेखा खींचते हैं तो यह एक्स अक्ष को इंडिकेट करता है और जो आप ये सीधा रेखा खींचेंगे यह आपका होता है क्या, वाई अक्ष। यानी कि इस तरह से यदि ये रेखा खींची जाए तो ये एक्स अक्ष को इंडिकेट करता है और इस तरह से हम लोग खड़ा है कि जो है कि लंबवत एक रेखा ऐसे खींचेंगे तो यह इंडिकेट करता है किसको, वाई अक्ष को। तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर निर्देशांक बी और डी का निर्देशांक हम लोग इसी के अनुसार निकालेंगे। तो ये तो आपका एक्स अक्ष का है, तो पहला वैल्यू एक्स का होता है, दूसरा वाई का, पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वाई का। जब हम लोग इस बिंदु से लेते हैं तो ये आपका एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष पे कितना है, 3 है, तो यह पूरा 3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है पूरा। अब वाई अक्ष पे 6, तो ये पूरा वाई अक्ष है ना, सीधा लंबवती है, तो ये आपको वाई अक्ष का कितना है, 6। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये जो आपकी लंबवत रेखा है यह एक्स वाई अक्ष की है, तो वाई अक्ष पे कितना है, इस बिंदु से 2 का है ये, और इस बिंदु से यह जो है एक्स का, यानी ये एक्स अक्ष है, तो ये आपका कितने का है, -1 का। अब हम लोग निकालेंगे बी का निर्देशांक। देख लिए एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष का कितना है, 2, कन्फर्म है। ये आपका डी का निर्देशांक हो जाएगा एक्स अक्ष, यानी ये वाला एक्स अक्ष है तो यह हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये आपकी जो है यह वाई अक्ष का है ना, तो ये हो जाएगा 6। इस तरह से, यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से जो है कि एक्स वाई का मान रख करके जो है कि बिंदु हम निकाल लेंगे। अब इसका समीकरण निकालने के लिए फार्मूला, अब देखिए यह x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और क्या हो जाएगा, y2। कन्फर्म है आप लोग को ना। चलिए तो BD का समीकरण बराबर हो जाएगा y - y1 होता है इक्वल टू y2 - y1 बाटा में x2 - x1, और ये हो जाएगा x माइनस क्या, x1, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग मान रख करके देख लेते हैं। चलिए मान यहाँ पर रखता हूँ, y - y1 का मान बोलिए 2 है, तो यहाँ पर हो गया 2 बराबर y2 - y1। देखिए y2 - y1 कीजिए, y2 6 है, y1 2, तो y2 यानी कि 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 4, बाटा में ले लीजिए, कन्फर्म है। y2 अब -y1 हो गया। अब देखिए x2 - x1, तो x2 कितना है, -1 है, देखिए x2 है ना, x2 है -1, अब माइनस x1 कितना है, 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, -4 होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा -4, 1 4 से 4 कट गया, यानी x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 3, कन्फर्म है ना। ये हो जाएगा y - 2 और मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा -1 x - 3। अब ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों y - 2 इक्वल टू -x + 3, इसको x को इधर कर दिया, यानी कि y + x बराबर हो जाएगा 3 + 2, इधर जाएगा तो प्लस होगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि y + x बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये रहा आपका क्या, समीकरण। और हम लोग मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो x + y दिया है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सजा करके, x + y बराबर कितना, 5। और हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि कोसेक a - sin a सेक a - कोसेक tan a + cot a का मान है। आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए, बस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस चेंज करके हल कर दीजिए, तुरंत आंसर फाइंड हो जाएगा। कोसेक को लिख सकते हैं 1/, कितना sin a होगा कि नहीं होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, sin a, ठीक है ना। अब ये सेक को लिख सकते हैं 1/, कितना cos a, अब माइनस कितना cos a। अब tan को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan को sin a बाटा में क्या, cos a, ये तो आप लोग पता है ना, इसको लिख सकते हैं cos a बाटा में क्या, sin a, कन्फर्म है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, इसका हर नहीं तो इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/sin² a बाटा में sin a होगा कि नहीं होगा, गुणे
हाई हो जाएगा, फिर वैसे ही तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बाटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। इसके बाद इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक ना। साइन इंटू कास से तो हाई कास से कास कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से साइन में गुणा साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से समझिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है बटा में साइन ए। सौर समीकरण से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है बटा में क्या होता है कॉस ए, गुणे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह कितने के बराबर होता है 1 के, बटा में साइन ए इंटू क्या होता है कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कासे से एगो कास कट जाएगा, हाई कासे से हाइयो कास कट जाएगा, साइने से एगो साइन, और साइन से एगो साइन, अब बच गया कितना टोटल 1, यानी कि बच गया टोटल कितना 1। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर 6वें का ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 6वें कितना मिल रहा है ए, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि 6 नंबर का ए जो है आपका करेक्ट कंफर्म हुआ। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। तो 7वां नंबर जरा गौर से देखिए 7वां नंबर क्या है। चलिए तो 7 नंबर का सॉल्यूशन कराते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड पी से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। यह पहले 40 किलोमीटर दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 40 किलोमीटर जाता है। इसके लॉन्चिंग पैड की ऊंचाई है। अब देखिए क्या करे कि एक बिंदु P है, यहाँ पर मान लीजिए P जो एक जो है ये लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट लॉन्चर है, ये P है, और मान लीजिए रॉकेट जो है कि यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कि रॉकेट लॉन्चर जा रहा है। इसके बाद 60 डिग्री के एंगल पे घूम जा रहा है। कितने डिग्री के एंगल पे 60 डिग्री। अब यहाँ से जो है कि यह 60 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है घूम जा रहा है। तो ये लॉन्चिंग ये टोटल कह रहा है कि जो ये इस लॉन्चिंग पैड की जो ऊंचाई है यही आपसे पूछ रहा है कितना होगा। अब ये ऊर्ध्वाधर कितने डिग्री में 60 डिग्री में घुमा है ना, और ये कितना चला है 40 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, ग्राफ समझ लीजिए, इसके बाद तुरंत हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए फिर एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड P से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। यहाँ बिंदु P हम ले लिए हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है, 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है। ये 40 किलोमीटर एकदम ऊपर चला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि और फिर ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री के एंगल पे, यानी 60 यहाँ तक जाता है, इसके बाद 60 डिग्री के एंगल पे जो है कि घूम जा रहा है, फिर ऊर्ध्वाधर घूम जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, और वो भी कितना 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 40 किलोमीटर जाता है। तो 40 किलोमीटर इधर हम लोग लेकर चले गए। और ये कह रहा है कि इसकी लॉन्चिंग पैड की ऊंचाई, यानी कि कह रहा है कि ये टोटल जो ऊंचाई है इसकी टोटल ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो P हो गया, यह A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो आपका 90 डिग्री का बनेगा। आज जब 90 डिग्री का ये बना तो मैं इसको जरा यहाँ से काट कर बना देता हूँ। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 40 किलोमीटर ये वाला है, और ये 60 डिग्री का है, और ये आपका 90 डिग्री का। बहुत सिंपल है। तो बस हम लोग इसको निकाल लेंगे ना, इसको हम लोग निकाल लेंगे, इसके बाद इसको ज्ञात करके इसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा टोटल जो लॉन्चिंग पैड की ऊंचाई कितनी है, समझे ना। अब देखिए तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब ये पता है और ये पता है, नहीं ये तो आपका वो लंब हो गया ना, ये नहीं, ये आपका BC है, यानी कि मैं रख देता हूँ A हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो गया B, ठीक है ना। अब ये 60 डिग्री का हो गया ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये तो आपका देखिए ये वाला आपको फाइंड करना है, ये वाला, यानी कि AC यदि निकाल लेंगे तो AC जो है लॉन्चिंग पैड की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है ना, तो यानी AC ये वाला जो है यदि हम लोग निकाल लें AC तो पता चल जाएगा टोटल जो लॉन्चिंग पैड की ऊंचाई कितनी है। तो बस ये निकालना है। तो आपका देखिए कर्ण मालूम है, आधार ज्ञात करना है, कोण मालूम है। तो लंब कर्ण बटा में आधार किसका मान देता है, यानी कि कर्ण बटा में आधार जो होता है किसका देता है सेक का। और सेक में क डिग्री है 60 डिग्री, यानी कि पहले सेक थीटा ले ली, सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा की जगह पर कितना डिग्री 60 डिग्री, और कर्ण कितना है 40 है, आधार आपको निकालना है।
ठीक है। आधार क्या है यहाँ पे, AC है, AC आपको क्या करना है, फाइंड। तो 60 डिग्री का मान आपको कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 40 बटा में कितना, AC। 2 से 40 को घटा दीजिए, 20 हो गया, यानी तिरक गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों कितना, 20। यानी कि जो AC की ऊंचाई है कितनी हो गई, 20। AC 20 हुआ ना, तो टोटल लॉन्चिंग पैड कितना हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 60। यानी टोटल लॉन्चिंग पैड की ऊंचाई कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। किलोमीटर में है ना, हाँ 60 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्र ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ज़्यादा हम लोग सोल्यूशन भी नहीं किए, सिर्फ आपको समझना है क्या कैसे ग्राफ बने, ग्राफ बना लेंगे तो आप अच्छी तरह से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ कि 8वें नंबर का सवाल कैसे किया जाएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू दिया है tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको टर्निंग याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, ये जो है आपका 2/3 है, दोनों में 2/3 है तो कॉमन ले लीजिए। कोसेक स्क्वायर है ना, तो इसको चेंज कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 58 डिग्री होगा। अब माइनस काट है तो इसको काटे रहने दीजिए, काट कितना 58 डिग्री इंटू tan को चेंज कर दीजिए, tan को काट में ले जाएंगे तो क्या होगा, tan को क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, tan को लिख सकते हैं 90 माइनस 58, यानी कि 90 में से 58 घटाएंगे तो आपका 32 हो जाएगा ना। 90 में से 58 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि tan 90 माइनस 58 लिख सकते हैं। और tan की टर्निंग क्या होती है, काट कितना डिग्री, 58 डिग्री, यानी कि इसको लिख सकते हैं काट कितना डिग्री, 58 डिग्री, ठीक है ना। माइनस 5/3। फिर देखिए यहाँ पर जो पहला टोटल मान 5 है, 5 मानों में से tan 45 का मान मालूम होता है, और tan 13 और tan 37 को चेंज कर दीजिए, बाकी सभी को वैसे ही रह जाए ताकि आसानी से ये कट जाए। तो tan 13 को इसी तरह से चेंज करेंगे तो यह चला जाएगा काट 77 में। कैसे, क्योंकि tan यानी कि 90 में से 77 घटाएंगे, tan है ना, tan रखिए, 90 में 77 घटाएंगे तो 13 मिलेगा। फिर यहाँ पर आइए, इसको हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो tan यानी कि हो जाएगा 90 माइनस कितना 53, 90 में से 53 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 37 मिलेगा ना, इतना कम कन्फर्म है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको भी जब लेंगे तो tan की टर्निंग क्या हो जाएगी, काट, ये 53 हो जाएगा, ये भी tan की टर्निंग क्या हो जाएगी, काट, ये कितना हो जाएगा 77, यानी कि ये काट 77 हो गया, ये काट कितना हो गया 53 हो गया। आज tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख दीजिए, गुणे इसको ऐसे रहने दीजिए, tan 53 इंटू tan 77। इसलिए नहीं इसको तोड़े हैं ताकि इसको चेंज किया जाए साइन कास्ट में तो आसानी से ये कट जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा। कब कटेगा, कंडीशन देखिएगा कब कटेगा, जब साइन कास्ट में इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो अंश और हर आपस में कट जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2/3। अब काट से काट में गुणा करेंगे तो काट स्क्वायर होगा, और काट को चेंज कर दीजिए साइन कास्ट में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 58 डिग्री माइनस ये हो जाएगा काट स्क्वायर 58, काट को चेंज कर दीजिए कास स्क्वायर 58 हो जाएगा, और बाटा में साइन स्क्वायर 58, ठीक ना। माइनस ये हो जाएगा 5/3, ये कट करके 1 से मल्टीप्लाई यानी 5/3 हुआ, तो ये हो जाएगा 2/3, दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर ये होगा, और 1 माइनस हो जाएगा ऊपर कास स्क्वायर 58, ये नहीं 58 है, ठीक है। अब माइनस 5/3, यह हो जाएगा 2/3, साइन 1 माइनस कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 58 डिग्री होगा, अब बाटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5 में कितना 3, इससे ये कट गया। ये टोटल मान कितना बच गया आपका 2/3, अब माइनस 5 में कितना 3, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 में से 5, दोनों का हर समान है तो 5 में से 2 घटेगा, माइनस 3 में कितना हो जाएगा 3 से 3 कट गया -1, यानी ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। और हाँ हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर बहुत सिंपल है, देखिएगा
ग्राफ खाली बना लेंगे ना तो आप जो फटाक से कर लेंगे। देखिए करे एक पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण, देखिए एक पहाड़ी है तो कभी भी पहाड़ जो होगा ना खंभे से ऊंचा होगा, तो ये आपका एक खंभा हो गया, ये आपका क्या हो गया खंभा, और ये आपका हो गया पहाड़ी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यह ए हो गया खंभा, यह बी हो गया पहाड़ी हो गई, यह सी, ये क्या हो गई डी। कह रहा है कि पहाड़ी एक पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण, खंभा का धरातल ये है ना, यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, बहुत सिंपल सवाल है। और ये कह रहा है कि खंभे का पहाड़ी के धरातल से, फिर इस खंभे का जो है कि इस किससे पहाड़ी के धरातल से उन्नयन कोण कितने का है 30 डिग्री का। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई 20, यदि कह रहा है कि ये खंभे की जो ऊंचाई है यह 20 मीटर की है, तो कह रहे पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये देखिए ये मालूम है ना, तो हम लोग को हर हाल में आधार निकालना है, पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है। तो इस त्रिभुज से हम लोग जो है कि लंब बटा में आधार कर दें, ध्यान दीजिएगा ए बी सी इस त्रिभुज में आई देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटा में आधार, जो कि लंब क्या है आपका लंब ए बी है, आधार क्या है आपका ए सी है। यह किसका वैल्यू देता है 10, और 10 कितना डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि 10 30 डिग्री आपका हो जाएगा। ए बी कितने का है 20 का है, आप बाटा में ए सी कितने का है आपसे पूछ रहा है ना, यानी कि ए सी पूछ रहा है। और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा करनी में 3 बराबर 20 बटा में कितना ए सी हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 20 करनी में 3। ये तो समझ में आ रहा होगा, ए सी हो गया ये 20 करनी में कितना 3 हो गया ना। अब देखिए अब इसमें आ जाइए, तो इस बड़े वाले में लेंगे तो ये काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, तो लंब बटा में आधार, तो पहाड़ी सी डी है ना, सी डी बटा में आधार आपका हो जाएगा 20 करनी में 3, और 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पर 10 60 डिग्री कर दीजिए, और 10 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा करनी में 3 बटा में सी डी, यानी कि पहाड़ी बटा में 20 करनी में 3, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा करनी में 3 से करनी में 3 हो गया 3 दूनी के 6, यानी कि सीट जो है कि सी डी बराबर कितना 60 मीटर, यानी कि जो पहाड़ी की ऊंचाई होगी आपकी कितना मीटर की 60 मीटर की होगी। ये सिंपल रहा, ये समझाए हैं तो इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप मुझबानी हल कर लेंगे तुरंत मान याद रहेगा। तो यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर हो गया 60 मीटर का। और हाँ हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। तो चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है प्रश्न नंबर 10, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है, तो 10वां नंबर करे यदि ए बराबर, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोण ए बराबर आपका 30 डिग्री है, ठीक है, कोण ए बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेक ए की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, पहले मैं रख देता हूं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 बटा करनी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 30 का 1 बटा करनी में 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 बटा 3, अब माइनस ए हो जाएगा 1 बटा में 3, क्यों हो जाएगा क्योंकि करनी का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 ना होगा, और हर समान है तो अंशों को घटा दीजिए, यानी 4 में से 1 घटा कितना हो गया 3 बटा में 3 बराबर कितना हो गया 1, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर करेक्ट। यानी कि ऑप्शन की बात कर ले हम लोग तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट, कंफर्म हुआ, ऑप्शन नंबर क्या है डी। अब देखिएगा एक और तरीका है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आपको खुद फार्मूला है, ये क्या है खुद आपका क्या है ये फार्मूला है, तो जब ये फार्मूला है तो फार्मूले के अनुसार कितने का हो जाएगा एक ही के हो जाएगा, इतना सोल्यूशन भी नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला याद हो तो, यानी सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर कितना 1, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि ये जितना मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कराया हूँ 10 क्वेश्चन का, उम्मीद होगी ये सभी पर जो है प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। 2 सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार, 2 सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है, देखिएगा एक बेलनाकार धातु है ना, ठीक है। तो यहाँ पर
मैं ग्राफ यहाँ बना लेता हूँ, ये आपका ठीक है, यहाँ पर एक मान लीजिए यह बेलनाकार धातु हो गया, कन्फर्म है। अब आपको करना क्या है मेरे प्रिय छात्रों, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे आप लोग बना लेंगे। अब ये कह रहा है कि जिसका आंतरिक व्यास जो है 12.12 नहीं सॉरी 11.12 है, इसका आंतरिक जो व्यास है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि ये जो पूरा आपका ये वाला व्यास है, ये व्यास, ये क्या है पूरा व्यास, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास, ये वृत्ताकार होगा ना, वृत्ताकार में जो चारों ओर का भाग बराबर होता है ना, जैसे आपका ये है ऐसे है, तो ये आपका आंतरिक व्यास यदि 11.2 का है, ये पूरा कितने का है 11.2 का है, तो जब 11.2 का है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे प्रिय छात्रों, आपकी त्रिज्या हो जाएगी 5.6 का, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है ना, तो ये आपका 5.6 हो गया, जिसमें से आपका दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर, ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है 21, 12 सेंटीमीटर नहीं है करेगी, और लंबाई 21 सेंटीमीटर धातु की मोटाई, ये जो आपका दिया है ये टोटल आपकी मोटाई है जो दिया है आपका कितना मेरे प्रिय छात्र 0.4 टोटल मोटाई का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ऐसे ही है, ये वाला आगे ये वाला आपका सिरा जो है ना ऐसे बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसकी जो मोटाई है आपकी मोटाई है 0. कितने का 4 का। अब तो समझ में आया। तो कह रहा है मेरे प्रिय छात्रों की धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो धातु का आयतन यहाँ पर निकालेंगे, धातु का आयतन आपको फार्मूला तो पता है, धातु का आयतन बराबर होता है पाई कोष्टक में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू क्या h, और h क्या है जो ये पूरी आपकी बेलन की जो लंबाई है वह हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों आपका जो है 7। अब कैपिटल R जो है आपकी जो है कि बाहरी त्रिज्या है, क्या है बाहरी, यानी कि जो बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक जो है आपका यह बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये पूरा आपका व्यास 11 यहाँ से यहाँ तक अभी व्यास 11.2 का है, तो ये आपका कितना मतलब 5.6 का हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल आपकी त्रिज्या कितनी होगी बाहरी त्रिज्या, 5.6 में 0.4 जोड़ेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा 6, और 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर कीजिए, यानी 5.6 का क्या स्क्वायर इंटू h, यानी कि h का मान कितना 21। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 7 तरीके 21 3 हो गया, ये आपका हो गया 22 और ये हो जाएगा 36। 5.6 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 31.36। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, हो सकता है मिस्टेक भी ना हो कहीं। 22 गुणे अब 36 में से 31 दशमलव यदि 3 आप घटाएंगे तो आपका मिलेगा 4.64। घटाकर आप देख सकते हैं, कन्फर्म है। चलिए, और यही बराबर गुणे आपका गुणे 3 आपका ये भी है, गुणे कितना 3, तो बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 30,600 कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ये मैं रख लिया हूँ, यानी 30,624 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर होगा टोटल जो है धातु का क्या होगा आयतन, ठीक है। तो हम ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो 30,600 पॉइंट 2 अंक पे है ना, पॉइंट कितने अंक पे है, तो 1-2 पॉइंट छूटा हुआ है, 1-2 पॉइंट छूटा हुआ है, यानी कि हो जाएगा 306.24, जो कि आपका 306.24 जो है ऑप्शन नंबर मेरे प्रिय छात्रों आपका बी करेक्ट है। बार 11 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट, ठीक है। ऐसे जो है कि आप धातु का आयतन निकालेंगे। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक जरूर कर दे। चलिए, इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार टीन की सीट, यह एक आयताकार टीन, ध्यान दीजिएगा यह एक आयताकार सीट है। ये कह रहा है कि ये जो आपका है 22 का है, ठीक है, और इसमें दिया है गुणे 16 का, यानी कि ये आपका क्या है 16 का। इसमें आपसे कह रहा है कि मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, इसको मोड़ करके जो है कि क्या बनाया जा रहा है बेलन। जैसे मान लीजिए इसे हम लोग मोड़ दिए, मोड़ के ये क्या बना दिए बेलन बना दिए। अब ये कह रहा है बेलन की जो हाइट है ये आपकी कितने की 16 की, और ये जो पूरा हिस्सा है, अभी ध्यान दीजिएगा
ये जो यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, जब इसको आप इस तरह से मोड़ेंगे तो यह जो है पूरा हिस्सा परिधि यानी कि जो 22 है वह किसका काम करेगा, परिधि का। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा समझने की बात है। जब इस सीट को आप मोड़ेंगे तो यह पूरा सीट जो ये वाला हिस्सा है 22 की, यह पूरा काम करेगा किसका, परिधि का। तो ये आपकी पूरी परिधि है, ये पूरी क्या है, परिधि। तो ये आपकी पूरी जो परिधि है मेरे प्रिय छात्रों, कितने की है पूरी परिधि, 22 की। यानी कि आपका मिला है परिधि जो है कितने का है, बराबर 22 का है। और जब यह 22 जो है परिधि का जब काम करेगा तो इसी परिधि से यानी वृत्त का काम किया। अब वृत्त की परिधि से हम लोग निकालेंगे पहले आर, पहले क्या निकाल लीजिए, आर जब निकालेंगे तो आसानी से, ये तो आपका हाइट है, आसानी से जो है कि हम लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2πr बराबर क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, 22। परिधि 22 दी है ना, अब 2 से कटा दीजिए तो आपका 11 हुआ। यानी कि r बराबर हो जाएगा 11 बटा में पाई, आप पाई का मान रखिए 22 बटा में 7, यानी कि आपका हो जाएगा 22 बटा में कितना, 7। तो यह हो जाएगा r बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये भिन्न पलट जाएगी तो 11 बटा में 22 और गुणे कितना हो जाएगा 7, तो यह 11 दूनी के 22, यानी कि यह हो जाएगा 7 बटा में कितना, 2। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या हो गई 7 बटा में कितना, 2। और जब त्रिज्या 7 बटा में 2 हो गई तब तो बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब चलिए बेलन के आयतन का फार्मूला, तो आयतन बराबर क्या होता है, तुरंत मैं यहाँ पर फार्मूला रख देता हूँ, लिख लेता हूँ, बेलन का आयतन, बेलन का क्या, आयतन, आयनन, आयतन है ना, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर क्या, एच। पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों, 7। त्रिज्या कितने की है, 7 बटा में 2 की, और त्रिज्या को 2 बार लिखना है तो 7 बटा में 2 गुणे 7 बटा में कितना, 2, और गुणे हाइट कितने की है, 16 की। तो कटा दीजिए, यह कटेगा तो 11 हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका 8 हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका सिर्फ 7 बचेगा। 11 7 77 और गुणे कितना, 8, यानी कि 8 ही 8 64 को नहीं 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 से 56, 56 5 कितना हो जाएगा, 56 5 61, कितना हो जाएगा, 61, यानी कि इतने आपका होगा। यानी कि बेलन का आयतन जो है कि आपका हो जाएगा 661 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है कि आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्या होता है, क्यूब। तो हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट है। यानी कि बेलन का जो टोटल आयतन है आपका हुआ 616। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 13 बहुत ही सिंपल है, आपका ग्राफ दिया गया है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं यहाँ पर ग्राफ आपका बना भी दिया हूँ। करे दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है, यहाँ पर ग्राफ बनाए गए हैं O है, करे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको हर हाल में निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या, क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो आपका अर्धवृत्त बना हुआ है, यदि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान दीजिएगा, पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा दें तो पता चलेगा कि जो छायांकित भाग है उसका कितना क्षेत्रफल है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यानी कि आर आपको पता होना चाहिए। आर पता नहीं है, यानी कि आर पता तभी होगा जब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये व्यास इसका पता होगा तब। अब देखिए, आपको पढ़ाया गया है कि अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज, अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। तो ये जो आपका त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो त्रिभुज बना हुआ है अर्धवृत्त में है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। आज जब 90 डिग्री का बना तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या काम करेगा, कर्ण। क्या काम करेगा, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्ण निकाल लेंगे। अब कर्ण निकालने के बाद कर्ण का यदि आधा करेंगे तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी कि नहीं। तो चलिए निकालिएगा, 12 बरही हम 144 होता है, 144 और माइनस 16 का वर्गमूल, 12 बरही में 144, सॉरी माइनस प्लस होता है ना, प्लस 16 का यदि स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 256, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 400, कितना होगा,
400। आज 4 कर्ण निकालना है तो कर्ण ही तो लगेगा ना कर्ण निकालने के लिए। आज 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, यानी कि हेजा से हेजा ले कितना हुआ 20 का हुआ। अब 20 का आधा त्रिज्या मिलेगी यानी कि 10, और त्रिज्या कितने की हो गई 10 की हो गया। अब देखिए, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको चाहिए कि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, क्या होता है आधार, और गुणे क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए पाई का मान रख दीजिए 3.142, 3.142। आर त्रिज्या कितनी है वृत्त की, ये वृत्त पर ध्यान दीजिएगा, ये अर्धवृत्त है, ये क्या है समकोण त्रिभुज वाला है। ठीक ना, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो आपकी त्रिज्या 10 की है तो 10 दहा में कितना 100, आप बाटा में कितना 2, कन्फर्म है। माइनस 1/2 गुणे आधार है 12 गुणे ऊंचाई है आपकी 16। किसी को आधार और ऊंचाई ले सकते हैं। तो यह कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 8, और इसको कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 50, तो यह हो जाएगा 3.142 गुणे आपका हो जाएगा 50 माइनस 12/8 कितना हो जाएगा 96। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 175.1 माइनस कितना हो जाएगा 96। अब इसको घटाएंगे मेरे प्रिय छात्रों तो यह हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा 7 में से 6 घटा 1 हुआ, अब 15 में से 6 घटा कितना हुआ 9, 15 में 6 घटा कितना हुआ 9, यानी कि इतना, यानी कि आपका हुआ 61 दशमलव कितना 1, यानी कि 61.1 cm स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। बहुत सिंपल रहा ना, आपको बस पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए और फार्मूला यदि पता हो तो तुरंत आप फटाक से लगा लेंगे, और यदि बेसिक से लगाते हैं तो बहुत बड़ा ये आपका होगा। ठीक है ना, बेसिक से लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल का पहले पाइथागोरस प्रमेय से आपको कौन निकालना होगा, वही प्रोसेस सेम करना है, लेकिन आप लोग जो है कि यहाँ पे माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, फटाक से निकालेंगे। इसके बाद जो है तुरंत छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फार्मूला एक ही बार लगा देंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकलेगा। कन्फर्म है ना। अब चलिए बढ़ते हैं इसके बाद 14 नंबर पे, सिर्फ ग्राफ से ही 14 नंबर का ही देखिए, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर पे। तो देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक ना, मैंने 1 नंबर का नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अब ये कह रहा है बहुत ही सिंपल है। देखिएगा कह रहा है कि दिए गए चित्र में PS वृत्त का व्यास है। PS यहाँ से जो यहाँ तक है यह वृत्त का क्या है व्यास है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। ये देखिएगा यदि यहाँ से यहाँ तक जब यह वृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ना, जब भाई पूरा वृत्त का व्यास 6 का है, वृत्त का व्यास कितने का है 6 का है, तो ये बताइए वृत्त की त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 3 की होगी कि नहीं होगी। वृत्त की त्रिज्या कितने की हो जाएगी 3 की। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो है वृत्त की त्रिज्या 3 की हो गई। अब देखिएगा कह रहा है कि Q एवं R बिंदु व्यास पर स्थित हैं। तो ये तो वृत्त के व्यास पर P स्थित है, Q स्थित है, R स्थित है, S, चारों तो बिंदु उसी पर ना स्थित है। इसके बाद दे रहा है कि PQ जो है QR के बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कह रहे PQ बराबर क्या है QR है, और यही बराबर किसके है RS के हैं, आपस में बराबर हैं। तो अर्धवृत्त PQ QS को व्यास मानते हुए कह रहे कि अर्धवृत्त का PQ एवं QS, PQ और QS कह रहे कि वृत्त का व्यास मानते हुए बने हैं। अब कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ना। अब देखिए ये जो आपका ध्यान दीजिएगा पूरा कर रही छायांकित भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। हर हाल में कर रहे इस छायांकित भाग का परिसीमा क्या है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका अर्धवृत्त बना हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये तो पूरा अर्धवृत्त है। अब ये भी ऊपर वाला एक अर्धवृत्त है छोटा सा। तो इस पूरे ध्यान दीजिएगा
इस पूरे अर्धवृत्त में इस ऊपर वाला छोटे अर्धवृत्त को जोड़ दें, ठीक है, तो पूरा ये जो है आपका इस पूरा अर्धवृत्त हो गया और इस छायांकित भाग ये वाला, यानी कि पूरा अर्धवृत्त में इस अर्धवृत्त को जोड़ दिया जाए तथा इसको उसमें से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो पता चलेगा कि छायांकित भाग कितना है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यह पहला अर्धवृत्त है और ये मान लेते हैं कि दूसरा है ऊपर वाला, नीचे वाला चौथा अर्धवृत्त है, तीसरा है, ठीक ना। अब ये बताइएगा जब हाई पी क्यू और क्यू आर और आर एस तीनों बराबर हैं, तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो पूरा लंबाई जब 6 की है अब बराबर बराबर भाग है 3 भागों में, तब यह कितने कितने का बटेगा, ये भाई कितने कितने का बटेगा, 2-2 का बटेगा। कितने कितने का बटेगा, 2-2 का बटेगा। तब आपका यह पी क्यू भी 2 का हुआ, क्यू आर भी 2 का हुआ, आर एस भी कितने का हुआ, 2 का हुआ, 2-2 सेंटीमीटर का हुआ ना। तो अब जरा देखिएगा, हाई पहला जो नंबर वाला वृत्त है इसको मान लीजिए कि इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R1 बराबर त्रिज्या लेते हैं तो पूरा इस छोटका वृत्तवा का व्यासवा कितने का है, 2 का है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 1 की। समझ गए ना। अब जरा इसमें आइए, हेजा से हेजा ले यह व्यास है ना ऊपर वाले अर्धवृत्त का, तो व्यास 2-2 4 का है, तो इस छोटे वाले का यानी R2 का जो है, R2 की त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, क्योंकि जब पूरा व्यास 2-2 4 का हो जाएगा त्रिज्या आधी होगी ना, त्रिज्या यहीं से तो यहीं का काम करेगा, तो अब कितने का हुआ, 2 की। कंफर्म है। अब जरा इस बड़का में आ जाइए, तो बड़का की त्रिज्या कितनी है, 3, यानी कि R3 बराबर कितना है, 3। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस छोटे यानी कि दूसरे नंबर के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देना है, और ये जो खाली वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे इनमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना है, आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले मैं इंक डाल लेता हूँ उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खत्म हो गया है। चलिएगा, तो अब आपका क्या हो जाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा नंबर 3 का क्षेत्रफल, नंबर 2 का क्षेत्रफल चाहिए अर्धवृत्त के, इसी में से घटा देना है नंबर 1 के क्षेत्रफल को, ठीक ना। नंबर 3 का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उससे थोड़ा छोटे वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ना है, इनमें से दोनों में से इस छोटे वाले यानी पूरे नंबर 1 वाले वृत्त के जो सबसे छोटा का भाग है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो चलिएगा, तब आप फार्मूले के अनुसार आप रखेंगे, डायरेक्ट आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं रख करके समझा देता हूँ। होगा पाई R3 का स्क्वायर बटा में 2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस पाई R1 का स्क्वायर बटा में 2। आप डायरेक्ट रख दीजिएगा, ठीक ना, तो मैं समझा रहा हूँ तो मुझे तो रखना ही पड़ेगा। अब चलिए पाई सभी में है, तो पाई का मतलब 22 बटा में 7 जो है सभी में से कॉमन ले लीजिए, ठीक। अब देखिए रख दीजिए मान, तो यहाँ पर R3 आपका कितना है, 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे, R3 की जगह पर 3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 3 के लिखे 9 बटा में 2, आप प्लस हो जाएगा। इसमें से R2 कितना है, 2 है त्रिज्या, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 को कटा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, चलिए रहने दीजिए, नहीं है तो 4 बटा में 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। R1 कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 हो जाएगा। कन्फर्म है, सभी का एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हो जाएगा 22 बटा में 7 गुणे हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए सभी का हर समान है, तो बटा में 2 हो जाएगा। 9 4 13, 13 में से 1 घटा कितना, 12, यानी कटा दीजिए 6 हो गया, मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 6 दूनी के 12 को 2 6 दूनी के 12 कितना, 13 बटा में कितना, 7। समझे है ना, 13 बटा में कितना हुआ, 7 हुआ। मिस्टेक है क्या, यानी कि 132 cm क्या स्क्वायर। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना था। पूरे इस बड़े वाले अर्धवृत्त को, इस थोड़ा छोटे वाले अर्धवृत्त को, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, और इस जो खाली वाला ये छोटका भगवा है, इस पूरे क्षेत्रफल में से उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आसानी से मिल जाएगा कि जो छायांकित वाला भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्फर्म है? चलिए, तो ये मुझे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, आप फार्मूले द्वारा डायरेक्ट रख करके निकाल लेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल रहा। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, देखिएगा, चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक चादर को 30 सेंटीमीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी के समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं। डिस्क का व्यास जो है आपका 1 सेंटीमीटर है। चादर में कुल कितना डिस्क बनेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका कोई क्या हो गया, चादर हो गया। देखिए, इस पूरे चादर की लंबाई, ये पूरा जो है ये बराबर है, इधर छोटा हो गया, ठीक ना, ठीक है। पूरा ये डिस्क, इस चादर की लंबाई ये 10 की है, ये कितने की है, सॉरी ये पूरा 30 का है ना, ये पूरा 30 का, ये कितने का है, 10 का। तो कह रहा है कि यदि हम लोगों को इसमें एक वृत्ताकार डिस्क काटना है जिसका व्यासवा 1 सेंटीमीटर का है। ध्यान दीजिएगा, व्यास कितने का, 1 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर का व्यास काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर यह ग्रहण करेगा, 1 सेंटीमीटर। अगला काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर पूरा 2 सेंटीमीटर। अगला काटेंगे 3, अगला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करके कहाँ तक है? पूरा लंबाई 30 की है ना, तो कितना वृत्त बनेगा, 30 का। यानी कि इस लाइन में कितने वृत्त बनेंगे, 30 गो वृत्त बनेंगे, ठीक है। ऊपर देखिए, यदि ऊपर की तरफ चलते हैं तो जब 1 का यह व्यास है, ये भी तो व्यासवा 1 का होगा, तो यह ऊपर 1 का है, इधर भी 1 का, 2 हो गया, 3 का है, तो पूरा कितने की है, 10 सेंटीमीटर की। तो इसमें कितना वृत्त बनेगा, 10 ऊपर की तरफ बनेंगे ना, तो 30 इस साइड में, 10 ऊपर की तरफ, 10 ऊपर की तरफ वृत्त बनना है, 30 को जो है कि इधर बनना है वृत्त। तो टोटल वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 × 10 बराबर कितना, 300। ये रहा आपका क्या, ऑप्शन। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यही हम लोग बात करते हैं, यदि मान लीजिए व्यासवा, प्रश्न में यदि चेंज कर देता, यदि मान लीजिए व्यास 1 का न रहता, यदि 2 का व्यास रहता, कितने का, 2 का व्यास रहता, यानी 2 सेंटीमीटर का व्यास रहता, अब पूरी है लंबाई 30 की है, तो अब तो आपका कितना डिस्क बनेगा, 15 गो। 30 सेंटीमीटर की लंबाई में कोगो डिस्क कटेगा, 15 गो डिस्क कटेगा। और 10 सेंटीमीटर की लंबाई में कोगो डिस्क कटेगा, दो व्यास का, यानी कि 5 गो। तो यानी कि 15 × 5 = 75 गो हो जाता। कितना गो डिस्क बनेगा, टोटल 75 गो। समझ में आया ना। इस तरह से अलग अलग रहेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इस प्रश्न का करेक्ट रहा। चलिए, आता है आपके पास, आता है क्लास 12 का आव्यूह, आता है मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन जरा फटाक से देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कह रही x बराबर दे रखा है, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, 1 -3 -2 और कितना है, 4, और कह रहा है कि y बराबर दिया है 0 और क्या दिया है, 1। तो कह रहा है कि x × y निकाल दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, x × y निकाल दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इससे इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको आप पकड़िए, ऐसे बैठा दीजिए, इसको पकड़िए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए, हटाइए इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे बैठा देंगे। तो यहाँ पर 0 होगा, 1 गुणा कीजिएगा, 1 सुनाई 0 और माइनस 1 2 2, यानी कि 1 3 सुनाई 0 अब प्लस आपका हो जाएगा 1 4 4। कितना हो गया मेरे प्रिय छात्रों, आप तुरंत लगा लिए होंगे, -2 में कितना, 4। मुझे तो सोल्यूशन कराना पड़ेगा, -2 नहीं, -2 और कितना, 4, यानी कि यह C1 में हुआ, जिसे हम लोग पहला स्तंभ कहते हैं, यानी कि -2 और 4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये आपका
मल्टीप्लाई रहा आवी हूँ का, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 17 की तरफ कि प्रश्न नंबर 17 आपका कितना है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, समझ में आ गया होगा ना बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई था। बस कुछ नहीं का ध्यान दीजिए कैसे मैं किया हूँ। इसको पकड़िए, ये C1 है, C1 को ऐसे पकड़िए, ऊपर वाला 0 है नीचे वाला 1, C1 को पकड़ेंगे ऐसे घुमा देंगे तो ऊपर वाला 0 था तो ये 0 हो गई 1, इनका मल्टीप्लाई करके आपस में हल करना है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें आपस में हल कर देना है, नीचे इसको रख देना है। चलिए तो अब हम लेकर चलते हैं 17 नंबर की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 17 नंबर माध्यिका से है। तो माध्यिका का आप फार्मूला जानते ही होंगे, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो 17वां नंबर है, कह रहा है कि यदि दिया है कि यदि 5 3 0.5 4.5 6, ये 6 नहीं है भाई, ये बी है, 8.5 9.5 की माध्यिका आपकी 7 है, तो बी का वैल्यू बताइए कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, यानी कि माध्यिका 7 है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको नहीं, इस यहाँ पर नहीं, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31, आप प्लस क्या है बी, आप बाटा में कुल पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यह हो गई 7। तो गुणा कर दीजिए, 7 7 49 बराबर 31 प्लस कितना बी 49, यह इधर आएगा -31 बराबर बी, 9 में से 1 घटा 8, 4 में से 3 घटा 1 यानी कि 18, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका 18 होगा। तो बी का मान आपका 18 हुआ, जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा। तो चलिए इसी टाइप का है आपका जो है, हाँ इसी टाइप का क्या है भाई, इसी टाइप का 18 नंबर है। तो आप जो है कि बारंबारता पढ़े हैं ना, माध्यिका वाला है, ठीक है, माध्यिका वाला है, ये भी माध्यिका का ही सवाल है। तो बस इसमें देखिए कुछ नहीं, भार दिया है, लड़कों की संख्या दिया है। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ, इसके बाद आपको समझा देता हूँ कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको फटाक से बना लेता हूँ भाई। प्रश्न नंबर कितना है भाई 18 को जो है कि जल्दी से मैं बना लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर दे रखा है 18 नंबर का, यहाँ पर मैं बना भी दिया हूँ। तो कि आपको जो कि आपको निकालना है CF, आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, इसको CF बोलते हैं ना। तो कैसे फाइंड होता है वो, इनका योग यानी सभी का योग करके करके यहाँ पर हम लोग रखते जाते हैं, ठीक ना, तभी तो निकलता है। चलिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, करेगी 60 लड़कों का भार निम्न चार्ट के अनुसार है। करेगी भार दिया है लड़कों, ये भार है आपका, ठीक है, ये लड़कों की संख्या है। अब ये करेगी माध्यिका, इसका ज्ञान कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसलिए सोल्यूशन आप करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो ये आपका CF निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 में 18 जोड़िए तो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 1 कितना 4, 42 हुआ। 42 में 12 जोड़िए, यह 4 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 54 हुआ। 54 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 60। और जो टोटल ये योग आया है यहाँ पर रखिएगा, जिसे हम लोग नंबर इंडिकेट करता है। यह क्या इंडिकेट करता है, नंबर, यानी टोटल इसमें जो संख्या है आपकी कितनी है 60 है, कितनी है 60, ठीक है। तो जब यह नंबर टोटल 60 है तो पदों की संख्या कितनी हो गई 60, अब पदों की संख्या 60 हुई तब तो उसके लिए माध्यिका के लिए क्या फार्मूला होता है, माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यिका, तो माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद। n बाई क्या, मैं पिछले वीडियो में जो सोल्यूशन कराया हूं ना, ये जो इस पेपर का जब सोल्यूशन कराया गया था पिछले में, तो उसमें आया था, यानी कि सम पदों की संख्या रहेगी तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, फार्मूला में हम बताए थे, आपको याद भी होगा फार्मूला। तो होता है n/2वां पद, यानी कि n/2वां का मतलब क्या, 60 बटा में 2वां पद, वां पद। अब प्लस होता है, अगला में होता है n/2 प्लस 1वां पद।
तो n/2 प्लस 1वां पद का मतलब क्या हुआ, n/2 का मतलब 60 बटा में 2 प्लस 1 वां पद बटा में कितना 2, यही होता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां से कटा दीजिए इसको, 2 3 6 30 होगा, इसको कटाइए 2 3 6 30 आएगो 31, इसमें देखना है 30वां पद, कौथा पद 30वां पद, तो इसमें देखिएगा 30वां किस में आएगा, 10 में नहीं आएगा, कम है, 24 में नहीं आएगा, 30 से कम है 24, 42 में अधिक हो गया, यानी कि 42, 24 तक तो ये है खाली, 24 से आगे नहीं जाएगा, लेकिन 42 में 30 भी आएगा, 42 में क्या जाएगा 30 भी आएगा, 31 22 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 तक ये जाएगा 30 में, यानी कि 25 की भी बात करें तो 25 भी इसी में आएगा। जब 42 में आया तो उसमें कितने भार हैं, 39 भार हैं, यह हो गया क्या 39 प्लस। अब देखिए 31 भी इसी में आएगा, क्योंकि यह 24 तक सीमा है और 24 से आगे ना 31 है, तो किस पड़ेगा 42 में ही आएगा, तो उसमें भी भार कितना है 39, तो यह हो जाएगा 39 बटा में 2, 9 9 18 को 8 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, 78 बटा में 2, 2 3 6 2 9 18, यानी कितना 39। माध्यिका कितनी हो गई मेरे प्रिय छात्रों, आपका 39 मिला, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये जरा याद कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर देखिएगा, तो 19 नंबर में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। 19 नंबर में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 19 नंबर का देखिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग हल करेंगे 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं भाई, कौन था 19 नंबर। 19 नंबर देखिएगा, तो 19 नंबर क्या है, देखिए कह रहे कि उत्पादन ए एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500, इसमें आप बना लेंगे 12,500 है, ठीक है। आप बना लेंगे, उसमें कट गया 12,500 में, और विक्रेता सी को 800 लाभ पर तथा विक्रेता सी खरीदार को 1300 लाभ देकर क्या है बेच देता है। हाँ बेचता है। यदि वैट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, यानी कि टोटल का कितने जो है भुगतान में वह जो है कि मशीन को जो है कि खरीदा है, यानी कितना जो है पैसा देकर को वह मशीन को खरीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि ए क्या है, ए भाई जो है कि आपका 12,500 लाभ पर, ठीक है। बी कह रहा है कितने पे, ए जो है ए किसको बेचता है भाई बी को, बी किसको बेचता है भाई सी को, सभी लोग लाभे कमा रहे हैं, ठीक ना। और जो है सी विक्रेता सी खरीदार को, कोई खरीदने आता है सी के पास, तो वह जो है कि 1300 लाभ में भैया बेच देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि वैट की दर जो है 8% है, यानी कि लाभ की दर 8% हो, तो खरीदार ने मशीन को खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, यानी मशीन जो है आखिर में कितने में वह खरीदा था, ठीक ना। तो बस कुछ नहीं, यहां पर लिखेंगे, यहां पर कर देता हूं, ठीक है। मशीन का कुल भुगतान, तो मशीन का कुल भुगतान कितना हो जाएगा भैया, ये सभी को जोड़िएगा, सभी को क्या कर दीजिएगा जोड़िएगा। फार्मूला होता है कुल दाम, कुल क्या दाम, कुल दाम गुणे वेट, यानी कि 100 प्लस वेट, कुल दाम। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए कुल दाम होना चाहिए, गुणे 100 प्लस वेट क्या होना चाहिए, वेट जो दिया है वो परसेंटेज में दिया है ना, आप बाटा में क्या 100, बस आप डायरेक्ट रख देंगे। कुल दाम इतना है ना, जोड़ दीजिए सभी दामों को जोड़ दीजिए, 2 जीरो ऐसे ही बढ़ जाएगा।
और इसके बाद जोड़िए 8 5 13, 13 3 16 को 6 हासिल 1 और 1 2 3 और 14,600 हुआ, बटा में क्या हो जाएगा 100 अगुणे 80, वेट कितना है 8%, यानी कि 100 और 8 आपका कितना हो जाएगा 108 बराबर 0 से 0 क्या हुआ कट गया। इनका मल्टीप्लाई करा दिए मेरे प्रिय छात्रों, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15,768, 15,700 क्या हो जाएगा 68, यानी कुल जो भुगतान होगा उसे देना पड़ेगा कितना मेरे प्रिय छात्रों 15,768 रुपया उसे देना पड़ेगा, यानी 15,768 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट। यदि मान लीजिए वेट जो है यानी कि जो लाभ है आपका 5% यदि होता तो 100 ये कितना हो जाता 5, ठीक है ना। यानी जितना जितना लाभ पे कमा रहे हैं सभी को एक ही में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, कुल दाम निकलेगा, कुल दाम बटा गुणे हो जाएगा 100 प्लस वेट बटा में क्या 100, कन्फर्म है ना। कुल ये क्या हुआ भुगतान। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, ठीक ना। बस आपको पाइथागोरस प्रमेय याद ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो उम्मीद होगी ये समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो में प्रश्न बताया हूँ। तो चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न नंबर 20 क्या है, करे एक रेखा ए बी, एक नियत रेखा है जो ये क्या है ए बी, यह रेखा क्या हो गई ए और क्या हो गई बी। अब ये कह रहा है कि ए बी हो गया, कोई बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ, और ए बी स्क्वायर, ए बी का क्या स्क्वायर बराबर दिया, यानी ए बी स्क्वायर ऐसे दिया, ए बी का स्क्वायर बराबर दिया है ए पी स्क्वायर अब प्लस क्या दिया मेरे प्रिय छात्रों बी पी स्क्वायर। आगे दे रखा है तो दिया है तो दिया है तो ये कट गया दिख नहीं रहा कि P का, यानी कि जो ये आपका फार्मूला दिया है P का क्या P का, यानी P का क्या व्यास AB का वृत्त, P क्या है ये पूछ रहा है, यानी P क्या है AB का व्यास है, सीधी रेखा है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी कि जो P, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है आपका क्या P, अब इससे AB को AP को मिला दीजिए, इससे क्या AB को। और ये कह रहा है कि यदि हम लोग AB का स्क्वायर करते हैं, AB का क्या करते हैं मेरे प्रिय छात्रों स्क्वायर करते हैं, दो भुजाओं का योग, देखिएगा एक भुजा का स्क्वायर यदि दो भुजाओं के योग के बराबर है तो उस समय यह लागू करता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या प्रमेय, तो एक भुजा का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर जो है इन शेष दो भुजाओं के योग के क्या है बराबर है। इसका मतलब कि P यहाँ से कौन सा कोण बना रहा है 90 डिग्री का, यानी कि यह कौन सा कोण है समकोण है। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों समकोण ही है कि ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ण का स्क्वायर होता है दोनों भुजाओं के योग के बराबर, कन्फर्म है। यानी कि जब AP का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर यानी कि एक भुजा का स्क्वायर जो है दो भुजाओं के यदि योग के बराबर होती है तो वहां पर वह समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं भुजाएं, ठीक है। यानी कि यह जो बिंदु P है यह किस पे है समकोण पे है, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण, तभी तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के योग के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ, समकोण त्रिभुज। अतः ये कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है समकोण त्रिभुज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताया हूँ आपको सभी प्रश्नों का सलूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छी तरह से उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँ समय से नोटिफिकेशन पहुँच। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 21 से। तो प्रश्न नंबर 21 है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख भी रहा होगा। करे एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित जो है कि 40,000 कर सहित दिया है 40,221, ठीक है।
उसका मूल्य होगा यदि कर की दर 9% हो तो, यानी कर उसका मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों कर सहित, ये मैं फार्मूला लिख देता हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता, ठीक है। कर सहित विक्रय मूल्य गुणे 100 होता है, आप बाटा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। इसके बाद प्लस कर परसेंटेज, यानी कितना जो है कर की दर है, ठीक ना। तो आपसे कह रहा है कि जो आपकी कर सहित जो है मूल्य आपका है 40,221 रुपया है, गुणे 100 हो जाएगा बाटा में, यह आपका हो जाएगा क्या 100, आप प्लस कर सहित दर कितने का है 9% का है, ठीक ना। यानी कि वृद्धि हो रही है, 90 हो गया, 9% है, ठीक है, 9%, यानी कि प्लस 9 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 40,221 गुणे कितना 100 हो जाएगा, बाटा में 109 होगा। अब जब आप जो है 109 से जो है कि 40,221 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 369, ठीक है। कितना हो जाएगा 369 बार भाग जाएगी, भाग देकर आप देख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3000, यानी कि आपका हो जाएगा 36,000 कितना 900, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि कर सहित, यानी कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य पूछ रहा है ना, तो अंकित मूल्य आपका इतना हो गया 39,900, जो कि आपका 39,900 बात करते हैं, नहीं ये आपका 39,000 नहीं है, 36,900, कितना है 36,900, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी आपका करेक्ट है। सिर्फ फार्मूले पर रखना है, अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे, यानी कर सहित मूल्य आपको पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य गुणे 100, आप बाटा में जो कर की परसेंटेज दर है उसको रखना है। तो आपका हो जाएगा कर आपका दिया है 40,221 है, गुणे आपका 100 प्लस आप कर देंगे कर 9% है, तो प्लस आपका 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 36,900, ठीक है। तो उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से आप समझिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। तो ये उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। अब जरा देखिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि x संबंधे y बराबर दिया है 4 संबंधे 3 का, यानी 4/3। अब ये कह रहा है कि आप अनुपात निकालिएगा 5x + 8y, आप बाटा में आप अनुपात निकाल दीजिएगा 6x - 7y, ठीक है। देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू आपका 4 है, y का वैल्यू 3, तो यह हो जाएगा 5 चौको 20, 4 है ना x का वैल्यू, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, आप प्लस 8 तरीके 24 हो जाएगा, अब बाटा में आपका हो जाएगा 6 चौको 24 हो गया, अब माइनस हो जाएगा 7 तरीके 21, घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 44 बाटा में, ये आपका हो जाएगा कितना 3 ही होगा ना, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 44 संबंधे कितना 3, इनका अनुपात हो गया 44 संबंधे 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, 23 नंबर का क्वेश्चन जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, ये आपका 21 नहीं था 22 था, 22 यहाँ पर बना लेंगे, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तो जरा 23 नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से समझिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा आपका बहुत टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं बहुत सिंपल भी है आपको समझने, यदि समझ जाते हैं तब तो बहुत ही आसान है। करे एक व्यक्ति 5,000, ठीक है, कितना है 5,000, ध्यान दीजिएगा, मूलधन आपका 5,000 है, मूलधन कितना दिया है 5,000 दे रहा है। करे कि ऋण 12% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, जिसका ब्याज प्रति छमाही दे है। ब्याज कितना है प्रति छमाही दे, ब्याज मैं लिख लेता हूं पहले, ठीक ना, ब्याज प्रति छमाही। तो ब्याज प्रति जो है छमाही है, तो इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक माह के अंत में 1,800 रुपया, माह के अंत में
कितना रुपया जमा कर रहा है? 1800 रुपया, यानी कि 6 महीने पर 1800 रुपया जमा कर रहा है, ठीक ना। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक छमाही के अंत में ना, छमाही है 6 माह, हाँ यही हो गया, 6 माह के अंत में 1800 रुपया भुगतान करता है यदि वह अपने ऋण का पूर्णतः भुगतान करने हेतु 18 माह बाद भुगतान करेगा। आखिर में ये बताइएगा 18 माह भुगतान कितना करेगा? 18 माह बाद दिया है ना, 18 माह बाद दिया है, 18 माह बाद भुगतान कितना, ठीक ना, कितना करेगा, यानी कि कह रहे 18वां महीना में आखिर में उसको कितना देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है ना आपसे। इसके लिए 18वां महीना में उसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपकी जो दर है, दर आपका 12% का है, लेकिन 12% का है, ठीक है, लेकिन आपके ब्याज कितना है? प्रति छमाही है। जब आप लोग जानते हैं कि ब्याज प्रति छमाही होता है तो दर में कितने से भाग? 2 में, यानी कि कितने का ब्याज? 6% का। छमाही रहेगा तो आप 2 से ना, ठीक है, भाग देंगे दर में, तो आपका कितना परसेंटेज हो गया? 6% आपका हो गया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि 5000 जब मूलधन है, ध्यान दीजिएगा 5000 मूलधन है, ये ठीक है। अब 5000 मूलधन पर जो है कि आपकी छमाही जो है ब्याज 6% का लगेगा, 6% का, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि ब्याज कितना हो जाएगा, क्या निकालेंगे हम लोग? ब्याज। आखिर में देखते हैं कि 6 माह का, यानी प्रत्येक माह में जो है कि 1800 रुपया जमा कर रहा है, प्रत्येक माह कितना रुपया जमा कर रहा है? 1800 रुपया, ये ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ब्याज कितना है, तो यहाँ पर लिखिएगा पहले 6 माह में, पहले 6 माह ब्याज। तो देखते हैं कि 6 माह का जो है कि ब्याज कितना आपका होगा, ठीक ना। तो अब देखिए 6वां महीना में ब्याज कितना देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जब 1800 यह रुपया जमा कर रहा है तो उसमें आपका ब्याज भी है, कितना, क्या है? ब्याज भी है। जैसे मान लीजिए हम आपसे 100 रुपया ले लिए, 100 रुपया ले लिए, यदि आप जो है, मैं जो है पहले महीने में मैं आपसे जो है 100 रुपया लिया हूँ, पहले महीने में आपको मैं दे रहा हूँ 12 रुपया। कितना दे रहा हूँ? 12 रुपया। आपका पहले महीने में 12 रुपया तो दिया जा रहा है, लेकिन 12 रुपया का, यानी कि पहले महीने में यदि ब्याज भी लगता है, कितना ब्याज? यदि मान लीजिए 6% का है तो 12 रुपया जो मैं जमा कर रहा हूँ इसमें आपका ब्याज भी तो होगा, इसमें आपका क्या होगा? ब्याज होगा। तो पहले हम 6% का देखेंगे कि 100 पे कितना ब्याज हो रहा है, जितना ब्याज होगा उस ब्याज को इसमें से घटा लेंगे तो पता चलेगा कि शेष जो 100 रुपया लिए हैं, आखिर में 100 रुपया लेने के बाद मैं कितना इसमें से जमा किया हूँ। जैसे मान लीजिए 6% का ब्याज, सपोज दैट मान लीजिए 2 रुपया ब्याज हो गया, तो मैं शेष जो है मूलधन का 100 रुपया जमा किया हूँ, और जो है कि 10 रुपया जमा किया हूँ। 2 रुपया तो इसमें से ब्याज निकल गया आपका ना, तो कितना? 10 रुपया। तो 100 रुपया में से हम 10 रुपया जमा कर दिया है, 2 रुपया तो आपका एक्स्ट्रा चला गया, यानी कि ब्याज में चला गया, तो शेष कितना आपका बच गया? मूलधन 100, जो है कि 90 रुपया शेष बच गया है। आज 12 रुपया जमा किए तो 2 रुपया उसमें से क्या था? ब्याज था, ठीक है। वही कंडीशन सेम इसमें चलेगा, ध्यान समझिएगा, बहुत टेढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। तो 6 माह का पहले ब्याज निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा 5000 गुणे 6/100, तो 100 से 100 ये कट जाएगा, 0 0, 6 5 कितना? 30। 6वां माह में ब्याज, यानी कि 6 माह का ब्याज जो है कि आपका 300 रुपया हो गया, ये आपका ब्याज है, ध्यान दीजिएगा ब्याज है। लेकिन ये कर शेष राशि कितना बचेगा? शेष राशि ध्यान दीजिएगा, 6वां माह में 100 रुपया जमा कर रहा है? 1800, यानी कि लिया था कितना? 5000 लिया था, इसमें से 1800 रुपया जो है प्रत्येक 6 माह में जमा कर रहा है, लेकिन 1800 रुपया में जो है कि आपका ब्याज 300 मौजूद है, तो 1800 में से 300 घटाएंगे तो पता चलेगा कि कितना बच गया? 1500 रुपया, यानी कि 5000 रुपया में से 1500 रुपया वह जमा कर दिया, तो कितना बच गया आपका? वो देखिए 005, यानी कि आपका हो जाएगा कितना? ये हासिल गया, यानी कि 3500 रुपया हो जा रहा है। यानी कि ध्यान दीजिएगा 1800 रुपया 6वें महीने में जमा कर रहा है, तो उसमें से जो है 300 रुपया आपका ब्याज हो गया। 100 रुपया ब्याज हो गया, 300 रुपया आपका ब्याज। समझिए, समझाने में हमको समय लग रहा है, यानी कि आपका एक सही ट्रिक बताइए,
300 रुपये जब ब्याज लग गया, 1800 रुपये जमा किया, 300 रुपये उसमें ब्याज था, तो आखिर में टोटल जो है मूलधन का कितना रुपये जमा किए हैं आप? 1500 रुपये जमा किए, क्योंकि ये 300 तो एक्स्ट्रा आपका चला गया वो ब्याज में, ठीक ना। तो 5000 में से 1500 रुपये जमा कर दिए, तो शेष राशि आपकी जो है 3500 रुपया हो गई। छठवें महीने में कितना बच गया शेष राशि? 3500 रुपया। अब अगले 6 महीना में फिर 6% का ब्याज, कितने परसेंटेज का? 6% का। दूसरी बार भी जो है कि 6%, 6 माह का जब ब्याज निकालेंगे, 6 माह का ब्याज देखते हैं कि अगला 6 माह यानी कि 12वां महीने का ब्याज ना, तो फिर इस पे जो है कि आपका 6% का ब्याज, या ना कि इस पे निकालेगा, ठीक ना। जो शेष राशि बच जा रही है उस पे आपको निकालना है। तो 3500 गुणे आपको कितना हो? 6/100, इससे ये कट गया, तो 6 बचे, 30 को 0 हासिल 3, 36 18 3 21, 200 कितना हो गया? 10। यानी कि आपका जो ब्याज है, यानी कि 12वां महीना में ब्याज आपका 210 रुपये। देखिए ब्याज घट रहा है, पहले 5000 पर ब्याज 300 था, इसके बाद शेष पैसा 3500 रुपया बच गया, तो 3500 रुपया पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा कंडीशन कई इसमें आता है, ठीक ना। कभी कभी आप जो है कि वो क्या कहते हैं, समूह से यदि पैसा लेते हैं तो हमेशा इस पे पूरे पे निकाला जाता है, लेकिन इसमें नहीं। जो शेष बच जा रहा है ना, ये कंडीशन का जो शेष बचता जा रहा है धनराशि, उस पे आप बताइए। तो शेष 3500 रुपया बच गया, 3500 रुपया पे जो है ब्याज आपका 210 रुपया हुआ। लेकिन छठवें महीने में भी को रुपया जमा कर रहा है? 1800 रुपया। तो पूरा कितना पैसा था? 3500 रुपया में से 1800 रुपया जो है कि जमा कर दिया, लेकिन 1800 रुपया में जो है कि ब्याजवा भी तो है, 1800 रुपया में अब ब्याज भी है। तो अब ये शेष कितना बचेगा? ये 0 हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, 7 बचा, 7 में से 2 घटे कितना? 5, यानी 1590 रुपया। कितना होगा? 1590 रुपया में से जो है कि 3500 घटाइए, 3500 में से 1590, 0 हो जाएगा, 10 में से 9 घटेगा 1, और यहाँ पर बचा कितना? 4, तो हासिल लेगा ना 5 है, तो 14 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 1910 रुपया। छठवें महीने में जो है कि मूलधन कुल कितना हो गया? 1910 रुपया बच गया ना। अब कह रहा है कि आखिर में ये बताइएगा कि 12वां महीना 18वां महीना में टोटल कितना जमा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपसे पूछ रहा है 18वां महीना में कितना टोटल, इसका नहीं, आपका शेष जो 18 में जाकर आप जमा करेंगे, 18 में जाकर जमा करेंगे, उसमें पूछ रहा है कि आखिर में 18वां महीना में आपको कितना जमा करना पड़ेगा, ठीक ना। शेष जो पैसा बच रहा है, यानी इतना पैसा बच रहा है ना, तो आखिर में इसको पूरा करने के 18वां में आपको कितना कुल पैसा जमा करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसको भी जोड़िएगा, वो नहीं, यानी कि 18वां में कितना आपको जमा करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब निकाल लीजिए कि 18वां महीना, 18 माह का ब्याज, तो 18वां माह का ब्याज, 18 महीने का पूरे का नहीं, 18वां माह, यानी कि 6 माह हाई। देखिए छठवां माह हाई, 12वां में चला गया, आज 6 माह, अंतिम 6 माह का, यानी कि 6 6 12 36 18, यानी लास्ट का निकल रहा है ना। तो ब्याज आपका हो जाएगा, क रुपया था? 1910 पर, 1910 रुपया का क परसेंटेज? 6% हमेशा, बाटा में क्या? 100, इससे ये कट गया, 2 से कटाइए, और ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और 2 5 10, अब गुणा कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 हो गया, और 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है। अब बाटा में कितना? 5, भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 10 50, 5 एकम 5 ले लीजिए, और आपका हो जाएगा, एक बार भाग गई, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना बच गया? 2 बच गया, और 5 चौको 20 हो गया, और 5 चौको 20 हो गया, 3 बच गया, और पॉइंट बढ़ेगा, 5 6 30, यानी 114.6, 114 कितना हो जाएगा? 6। तो 114.6 जो है ये क्या है? यानी कि 18वां महीने का ब्याज है। 6 माह का निकल रहा है ना, यानी कि पहले 6 माह का इतना ब्याज रहा, 300 रुपया रहा, अगले 6 माह का जो है कि निकाला गया तो आपका 210 रुपया हो गया, फिर अगले 6 माह का निकाला गया तो आपका हो गया 114.6 रुपया हो गया। और ये करें आखिर में 18वां महीना, 6 6 12 36 18, 18वां महीना में जा करके आपको कितना ब्याज जमा करना, कितना जो है टोटल पैसा जमा करना पड़ेगा, तो इसमें ब्याज भी मौजूद है। अब देखिए टोटल पैसा ये कितना था? 1900 कितना था? 10, आप प्लस 1900 कितना था? 10, 1910 ये है ना, 1910, और टोटल ब्याज कितना हो जा रहा है? 14.6। यदि टोटल का रहे कितना पैसा उसे जमा करना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए, आपका हो जाए 6.41 5 हो जाएगा, 9 1 10 को 0 हासिल 1 1 2 1 योग मिस्टेक है, ये 6 दशमलव हो जाएगा
4 और 1 और 1 ये हो जाएगा 2, 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 2, यानी कि 2024.6 रुपया, यानी कि ये आपका रहा आंसर। ठीक है, यानी कि आपसे कुल मिलाकर पूछ रहा था कि आखिर में भुगतान करने हेतु अपने ऋण का पूर्णतः भुगतान करने हेतु वह 18 माह बाद भुगतान करे, यानी 18वां महीना बाद जो है भुगतान कितना करना पड़ेगा आपको, इतना जो है कि टोटल देना पड़ेगा। कन्फर्म है, ये समझ में आया? ठीक है ना। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लें, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी करेक्ट रहा। उम्मीद है कि समझ में आ गया, ज़्यादा समय लगा समझाने में। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर पे। तो चलिए यहाँ पर 24 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर में थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि आपको समझाना भी पड़ा और स्टेप बाय स्टेप हम लिख कर समझाएं, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, उस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा वैसा जो, तो आप उसी तरह से जो है क्या करेंगे, आप यदि समझ ले होंगे तुरंत आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे। और बात करते हैं 24 नंबर में। देखिए 24 नंबर में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति, ध्यान दीजिए, दे रहा है कि एक व्यक्ति आवृत्ति जमा खाते में 250 रुपये प्रति माह। ठीक है, यानी प्रत्येक जो माह है, प्रत्येक माह में जो है कि 250 रुपये जमा कर रहा है, प्रत्येक माह जो 250 रुपये जमा किया है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक माह 2 वर्षों तक, अब देखिए 250 रुपये जमा किया है, वो भी कब वर्ष तक? 2 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 2 वर्ष तक जमा किया है। प्रत्येक महीना में 250 रुपया, 2 वर्ष, यानी कि 24 महीने में कितना हो जाएगा? 24 से मल्टीप्लाई करें, पता हो जाएगा कितना आपका होगा। ठीक ना। लेकिन आगे भी दे रखा है माह में प्रत्येक माह 2 वर्षों तक 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज जमा करता है। परसेंटेज की दर कितने की है मेरे भाई? 6% की है ना। तो ये कह रहा है कि ब्याज पर जमा करता है तो उसका 2 वर्ष का जो है जमा धन कितना हो जाएगा? तो जमा धन यानी कि 2 वर्ष का जमा धन या कुल धन लिख लीजिए, कुल धन। कुल धन क वर्ष का? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कुल धन। 2 वर्ष का कुल धन बराबर हो जाएगा क्या? आपका होगा प्रत्येक माह में कितना जमा कर रहा है वो चाहिए, प्रत्येक माह में कितना जमा कर रहा है वो चाहिए। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। प्रत्येक माह में जमा राशि, तो प्रत्येक माह में जमा राशि कितनी है? 250 रुपया है। गुणे क वर्ष तक जमा किया है? 2 वर्ष तक। एक महीना में 250, तो 2 वर्ष तक कितना, यानी 2 वर्ष का मतलब कितना, क महीना हो गया? 24 महीना। आ गुणे होता है 100 होता है, इसके बाद प्लस होता है दर 6% है, तो 100 में 6 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, बाटा में क्या हो जाएगा? 100। समझ में आया? अब यहां पर देखिए 2 से कटाइए, ये कितना हो गया? 50 हो गया कि नहीं हुआ? अब ये 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर कटाइए, 2 छक्के 12, आइए हो गया क्या? 25। समझिएगा, अब 25 से कम 25 हाई हो गया कितना? 10। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। और गुणे हाई हो जाएगा 106, गुणा करेंगे तो 0 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 एकम 6, यानी कि 6360 रुपया। यानी कि 2 वर्ष में जो है वह टोटल जो राशि जमा करेगा 6360 रुपया जमा करेगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, 30 यानी 6360 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कन्फर्म हुआ? ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सिर्फ फार्मूला कैसे बनाएंगे? फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था? देख लीजिए, फार्मूला क्या था? यानी 2 वर्ष में कुल धनराशि बराबर हो जाएगा प्रत्येक माह जमा राशि गुणे 2 वर्ष, यानी कि माह 2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 24 महीना, 24 गुणे 100, आप प्लस आपकी हो जाएगा दर परसेंटेज, आप बाटा में क्या? 100। फार्मूला ऐसे लिख करके आप तुरंत हल कर देंगे। आप फार्मूला पता होगा तो एक ही बार मान रख के हल कर देंगे, ठीक ना। चलिए, ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहा। ठीक है, उम्मीद होगी ये छोटे में आपको समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। 25 प्रश्न नंबर देखिएगा, ये 24 रहा ना, और नहीं, हाँ ये 24 रहा। अब देखिएगा ये क्या कर रहा है। 25 नंबर बहुत सिंपल है, आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे। एक संख्या और इसके व्युत्क्रमों का योग जो है कि 70, यानी एगो संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, आपका व्युत्क्रमों का योग आपका है 17 बटा में कितना? 4।
करे एक संख्या और व्युत्क्रमों का योग 17/4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ऑप्शन क्या है 14 है, ऑप्शन आपका 14 है, 1/4 24 है। देखिए ऑप्शन से मैं हल करा दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन पढ़ लिख लेता हूँ। 14 है, 14 है, बी है आपका 1/4 है, सी आपका कितना है मेरे प्रिय छात्रों 24 है, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। करेंगे एक संख्या है यानी कि मान लेते पहली संख्या 14 है, उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/14 हो जाएगा। योग माने होता है जोड़, यदि करे एक संख्या उसका व्युत्क्रम माने उल्टा, यानी 14 है तो 14 का उल्टा 1/4। और कह रहा है कि इनका योग माने जोड़, और जोड़ कर देखिए तो आपका 17/4 होगा, यानी कि 14 से 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा 17 से, और एक भी जोड़ेंगे तो बहुत अधिक, कटेगा भी नहीं, यानी कि ये आपका ऑप्शन कैंसिल। इसको देखिए 1/4 है ना, 1/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4, 1/4 का व्युत्क्रम 4, और कह रहे हैं इनका योग, योग माने जोड़, तो 4 चौको 16, 16 1 17, 17 में कितना हो जाएगा 4। आया कि नहीं है, फटाक से जो है कि ऑप्शन से आप लोग कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट मिला, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शनल है, ठीक ना। या आप ये ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप बेसिक से करना चाहते हैं, तो मान लीजिएगा पहली संख्या यक्स है, उसका व्युत्क्रम 1 में कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, योग कर रहा है तो जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 17 में कितना 4, मल्टीप्लाई करा देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा इक्वल टू 17 में कितना हो जाएगा 4, और तिर्यक मल्टीप्लाई करके गुणनखंड करेंगे तो वही वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, चलिए तो आप जो है कि ये ऑप्शनल से लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा, बहुत ही कम समय आपका लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो 25 नंबर रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा 26 नंबर।